ऐसा ऑफर कैसे बनाया जाए जिससे कि आपको अपने रिस्क के लिए रिवॉर्ड मिल सके। मान लीजिए कि आपको एक अच्छा माहौल और सही घर मिल जाता है जिसे आप फ्लिप कर सकते हैं, तो बधाई हो। एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढना जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें आसान बात नहीं है। अब आपको यह पता लगाना है कि आपको इस घर के साथ क्या करना है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस घर को फ्लिप करने में कितना खर्चा होगा। यह एस्टिमेट आपको पता लगाने में मदद करेगा कि अंत में आपको इस घर पर कितना खर्च करना होगा। पिछले चैप्टर की तरह ही बहुत सारी जरूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। हम जैसों की तरह ही रिक ने भी कई ऐसे घरों पर काम किया है जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे। जैसे कि एक ऐसा घर लेना जिसके आसपास का माहौल अच्छा नहीं था। यह एक बुरा साइन ही था। रिक इस बात से काफी परेशान थे। वो जैसे ही घर के अंदर गए उन्हें डर का एहसास होने लगा। वो घर बहुत ही बुरी कंडीशन में था। रिक तुरंत वहां से बाहर निकले। उनका मन घबरा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैसे शुरुआत करनी है। क्या उनका इस घर को खरीदने का फैसला सही था? पर उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और 3 शब्द टाइप किए। ये 3 शब्द थे मस्ट, शुड और कुड। मस्ट, जब आप इसे देखें तो ध्यान दें कि सेफ्टी और फंक्शनैलिटी को सबसे ऊपर रखें। यानी क्या घर का हर हिस्सा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उसे कहीं लिख लीजिए, जैसे कि क्या नल में पानी आ रहा है, क्या लाइट्स चल रही हैं। शुड, आपको क्या क्या जरूर करना चाहिए। उसकी लिस्ट आपके घर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और मार्केटेबल बना देती है। दूसरे शब्दों में यही आपके घर की सुंदरता को बयान करेगी। इसके अंदर आने वाले काम होंगे जैसे फ्लोरिंग, पेंटिंग और लाइटिंग। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि घर खरीदने वाले को कैसा घर चाहिए। यहीं पर आपको दोबारा रिसर्च करने की जरूरत है। जहां आपका घर है उसके आसपास का माहौल कैसा है, वहां किस तरह के घर बने हुए हैं। जो भी फीचर आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए, फिर उसे नया घर बनाते वक्त यूज कीजिए। गुड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप घर को और इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। आसान शब्दों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जिन्हें बदलकर आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टोरेज रूम, किचन आइलैंड या फिर एक एक्स्ट्रा कैबिनेट बनाना। आप एक मास्टर बेडरूम को भी 2 कमरों में बांट सकते हैं, जिससे कि घर में ज्यादा कमरे हो जाएंगे। मस्ट डू और शुड डू तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना लगभग पक्का बना ही देते हैं। कुड डू एक्स्ट्रा बोनस की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुड डू में काफी रिस्क है। जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी आसपास के घरों जैसी ही हो, इसलिए घर खरीदने वाले को यह पसंद आ भी सकता है और शायद नहीं भी। एक बार आप इस लिस्ट की तैयारी कर लेते हैं तो अब जरूरी है कि आप यह फैसला करें कि आपका मैक्सिमम ऑफर क्या है। मैक्सिमम ऑफर से मतलब यह है कि आप एक प्रॉपर्टी पर कितना खर्च कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इस फॉर्मूला के 4 पार्ट हैं: ईएसपी, इंप्रूवमेंट कॉस्ट, क्वाइट कॉस्ट और मिनिमम प्रॉफिट। ईएसपी से मतलब है इवेंचुअल सेलिंग प्राइस। यह आपके घर की वो कीमत है जिस कीमत पर आप इसे बेचेंगे। ईएसपी के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग में चल रहे प्राइस को एक बार मार्केट में चल रहे प्राइस से कंपेयर कर लें। जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि उस एरिया में बाकी फ्लिप्ड घरों की कीमत क्या है। ध्यान रखें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को उन प्रॉपर्टी से कंपेयर कर लें जिनमें सेम वही फीचर्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी में हैं। अब आपके पास एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है। उन लोगों से मिलिए जो रियल एस्टेट में हैं, ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी का सही दाम बता सकें। अगर उन्हें यह प्रॉपर्टी बेचनी हो तो वो कितने में बेचेंगे। अगर आप उन्हें अपना ईएसपी बता देते हैं जो आप रखने वाले हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। वो उसे इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट कॉस्ट के लिए ये कुछ चीजें हैं जिसे आप बदल सकते हैं। अगर आप हर उस चीज की लिस्ट बना लेते हैं जो करना जरूरी है, तब भी आप कुछ ना कुछ जरूर भूल जाएंगे। भूली हुई या गलत कैलकुलेट की हुई कॉस्ट आपके बजट को बिगाड़ सकती है। मान लीजिए कि आप एक डिश वॉशर लगवाना भूल गए, तो आपको उसे अपने इंप्रूवमेंट कॉस्ट में शामिल करना होगा। और एक होस किट, मतलब कि एक ऐसी किट जिससे कि आप नालियां साफ कर सकें, इन चीजों को भी ऐड करना होगा। क्वाइट कॉस्ट के लिए ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप भूल जाएं तो आपका प्रॉफिट घट सकता है, जैसे कि टैक्स, कमीशन, फीस, जो कि प्रॉपर्टी खरीदने के साथ ही आती हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप लोन ले सकते हैं, पर लोन लेने पर भी आपको फीस और इंटरेस्ट तो देने ही होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन सारी छुपी हुई कॉस्ट का अंदाजा पहले ही लगा लें। कम से कम यानी कि मिनिमम प्रॉफिट के लिए यह सबसे छोटी रकम है जो आप ऑफर कर सकते हैं बिना अपना प्रॉफिट गवाए। इसके लिए जरूरी है कि आपको अपना बेस प्रॉफिट और रिहैब रिस्क प्रॉफिट पता हो। बेस प्रॉफिट के लिए पहले अपना ईएसपी निकाल लीजिए।
फिर उस ईएसपी का 10% निकाल लीजिए। यही आपका बेस प्रॉफिट है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि रिक ने अपना ईएसपी $250,000 रखा, उसका 10% हुआ $25,000, तो उनका बेस प्रॉफिट हुआ $25,000। फिर बात आती है रिहैब रिस्क प्रॉफिट की। घर को नया बनाने के सफर में प्रोसेस जितना कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात है कि दाम उतना ही ज्यादा होगा। यह थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि आपकी इंप्रूवमेंट असरदार ही होंगी, इसकी आपको कोई गारंटी नहीं है। तो अब आप अपना रिहैब रिस्क प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रिक का मानना है कि अपनी हर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए आपको $5 लेकर चलना चाहिए। हर $5 में आप 1% अपने ईएसपी में जोड़ दीजिए। उनका जो घर था उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $20 थी। $20 पर स्क्वायर फुट को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4। अब आप इस 4% को अपने ईएसपी में जोड़ लीजिए। $250,000 का 4% हुआ $10,000। इसका मतलब है कि आपका रिहैब रिस्क प्रॉफिट हुआ $10,000। अब अगर हम बेस प्रॉफिट और रिहैब रिस्क प्रॉफिट को जोड़ें तो आता है $35,000। यह वो मिनिमम प्रॉफिट है जो रिक अपने घर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही वो कम से कम रकम है जो वो ऑफर कर सकते हैं बिना अपना प्रॉफिट गंवाए।